गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एनसीईआरटी क्लासेस पर हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हमने फर्स्ट लेसन साइंस का स्टार्ट किया हुआ था, आज हम उसका भाग नंबर 4 करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार में से दो, संयोजन और वियोजन के बारे में समझा दिया था। अब उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है पेपर में कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जब भी आपको अंतर पूछा जाए तो इन दोनों में जब आप अंतर करें तो पहला जो पॉइंट आएगा वो दोनों की परिभाषा आएगी। दूसरे पॉइंट में आप इसका एक एक एग्जांपल दे दीजिए, यही इसका आंसर होगा। हाँ, कई बार ऐसे प्रश्न इसमें पूछ ले जाते हैं बोर्ड के अंदर कि वो दो समीकरणें लिख कर दे देगा आपको और लास्ट में कहेगा इन्हें पहचाने, यह कौन सी रासायनिक समीकरण है, इनके नाम दीजिए, या ये कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, इनके नाम दीजिए। जैसे कि हम टॉपिक पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार या रासायनिक समीकरणों के प्रकार, वैसे तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार है जिसमें हमने दो संयोजन और वियोजन को ढंग से पढ़ दिया था। लास्ट में जैसे कि कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको एक यहाँ पर समीकरण लिख दूंगा बहुत सारी और उसकी जांच बता दूंगा कि कैसे जांच की जा सकती है। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे हमने किया था संयोजन अभिक्रिया, तो उसमें क्या था कि दो अभिकारक और एक उत्पाद आ रहा था। मतलब दो या दो से ज्यादा अभिकारक चलेगा पर उत्पाद में एक होना चाहिए। यदि अभिकारक एक है तो वह वियोजन अभिक्रिया होगी। और आज हम करने जा रहे हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल। एक प्रश्न आता है पेपर में, वो प्रश्न ये है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैंने आपको बताया था इसका नाम कैसे बनाया जा सकता है, ये भी सिखाया गया है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, चूने का पानी या बुझा हुआ चूना भी कहलाता है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवा दीजिए तो आपको प्रोडक्ट क्या प्राप्त होता है। या यूं लिख दिया जाएगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मध्य या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दी जाती है तो उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, इस अभिक्रिया के समीकरण दीजिए। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। प्रश्न आएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर दी जाती है तो उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, इस रासायनिक अभिक्रिया की समीकरण लिखें। या आपको ये ऐसे देगा क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, कहेगा रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए या रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए। तो सबसे आसान तरीका है इसको हल करने का। सबसे पहले तो याद रखना, ये जब भी टूटता है ना, इसके अंदर बनता है जल। क्या बनता है? जल। क्या बनेगा? जल। और बचा CaCO3। कैसे? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, ऐसे तो लिखूंगा नहीं, तो इसको कुछ यूं लिख देता हूं। ये देखो H2O, एक O इधर, ये जल ये रहा और एक O इसके साथ जुड़ा और ये पूरा कॉन्सेप्ट किसके साथ जुड़ेगा? इसके साथ। ये देसी तरीका है, याद रखना। वैसे याद नहीं होता तो आपको सिंपल सा ही है, वैसे याद रख लीजिए कि इससे क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और मेरे पास क्या प्राप्त होगा? जल। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आराम से सुन लीजिए, इन तीनों में कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले क्या कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब भी आप गर्म करो, कैल्शियम कार्बोनेट को जब भी आप क्या गर्म करो, गर्म करो, तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट को जब भी आप गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, क्लियर है? पहली ये। दूसरी, कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया या को जल में भिगो दिया जाए, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जैसे जल में की जाती है या कैल्शियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया या विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तब आपको क्या प्राप्त होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल। ये तीनों अभिक्रियाएं याद रखनी पड़ेंगी आप। देखो ये फर्स्ट है, इसका मतलब फर्स्ट लेसन भी है और ये फर्स्ट टाइम बोर्ड भी है। वैसे तो बहुत बार आ चुका है बोर्ड, मतलब एनसीईआरटी सिलेबस का फर्स्ट टाइम है। तो फर्स्ट पेपर आएगा ना तो इजी आता है, ज्यादा हार्ड नहीं आता, पर फिर भी हमें करना तो है। कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे आप गर्म करोगे कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे जल में घोलोगे तो ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। चलो मैं इसको याद रखने का तरीका बताता हूँ। बाजार से कली खरीद के लाते हो, कली रंग करने के लिए, मौसमी या कली जिसको बोला करते हैं, चूना पत्थर। वो चूना पत्थर का जो पाउडर आता है वो ये होता है।
ये नहीं होता, ये होता। ये बनता कैसे है, इसको गर्म करने पर ये फैक्ट्रियों में ये कार्बन डाइऑक्साइड ये प्राप्त हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको जैसे आप जल में गर्म करते हो, जैसे आप कली को घड़े में डालते हो तो उसमें से ऊष्मा निकलती है, तो इसके साथ भी ऊष्मा निकलती है, वो हम बाद में बात करेंगे ऊष्मा के बारे में, क्योंकि ये ऊष्मा शोषी है, शेपी जो भी होगा नहीं, ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा लिखते नहीं है, होती तो है। ये बनता है चूने का पानी। जब आप इसको दीवार पे कूद देते हो या कली कर लेते हो सारी जगह तो वो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट का ही रंग क्या होता है, सफेद होता है, इसीलिए दीवारें क्या जाती है, सफेद। मैंने ये बताया सीधा सा। बाजार से जब आप कली या मौसमी खरीद के लाते हो पेंट करने के लिए, तो वो ये होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। जैसे आप इसे पानी में डालते हो, घड़े में डालकर या किसी भी बर्तन में डालकर, तो ये ऊष्मा मुक्त करता है, अर्थात ये उबलता है और बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी। और जब इस चूने के पानी को आप दीवारों पर रंग कर देते हो या पूत देते हो या कलर कर देते हो, तो सूखने के पश्चात वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ क्रिया कर कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। ये कैल्शियम कार्बोनेट का कलर ही सफेद होता है, इसलिए दीवारों का रंग भी क्या हो जाता है, सफेद या सफेद हो जाता है। और फैक्ट्रियों में यही पदार्थ को तोड़कर ये चीज बनाई जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़कर कैल्शियम ऑक्साइड बनाया जाता है। ये तीनों रासायनिक समीकरण आपको याद होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट पेपर के लिए सिर्फ एक थी ये वाली, और कभी कभी ये भी पूछ लेता है, पर डायरेक्ट प्रश्न इससे पूछता है। अब ये कौन कौन से बिक रहे हैं, तो देखो आप, एकल अभिकारक है, उत्पादों से कोई लेना देना नहीं, तो ये हमारी वैसे तो है वियोजन, परंतु ये लग जाए तो ये है ऊष्मीय वियोजन। नहीं लिखना तो वियोजन तो है ही है। इसमें 2 से 1 बन रहा है, इसको भूल जाए। तो 2 से 1 बन रहा है, एक उत्पाद है, तो ये है संयोजन। इस अभिक्रिया को अभी हम कुछ नहीं कहेंगे ये कौन सी है, ये आगे जाके बात करेंगे, ठीक है। तो ये तीन दोनों और ये 3 समीकरण हमने लिख लिए और एक क्वेश्चन भी हमने कर दिया। तो अब हम करने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार का या रासायनिक समीकरणों के प्रकार का तीसरी रासायनिक अभिक्रिया। तो तीसरी का नाम है विस्थापन। क्या नाम है, विस्थापन अभिक्रिया। क्या नाम है विद्यार्थियों, विस्थापन अभिक्रिया। इसको समझने के लिए आपको एक टॉपिक आना चाहिए जो मैं किधर लिख देता हूं, सक्रियता श्रेणी। अब ये क्या है नया, बुक में इसका जिक्र नहीं है सक्रियता श्रेणी, परंतु हमें ये करना पड़ेगा। सक्रियता श्रेणी क्या होती है, मैं इसको समझा देता हूं आपको, बहुत आसान है। धातुओं को उनके घटते हुए क्रम में, मतलब धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता, मतलब धातु आप जानते हो, धातु की परिभाषा में बता देता हूं, वे सभी पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धनायन बनाते हैं वे धातु कहलाते हैं। जरूरी नहीं है, लगभग में सेटल हो जाती है ये परिभाषा, हमें कोई लेना देना नहीं। धातु हमें पता है कौन कौन सी होती है, जैसे आयरन है, जिंक है, लेड है, ये सारी की सारी मैं लिख दूंगा। सक्रियता श्रेणी, धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में या धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर घटते हुए क्रम में व्यवस्थित, घटता हुआ क्रम मतलब बड़े से छोटा, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे वाला बात कर रहा हूं। धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी या सारणी सक्रियता श्रेणी या सारणी कहलाती है। परिभाषा क्या है, लिखनी नहीं है, समझने के लिए। धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त समीकरण या श्रेणी क्या कहलाती है, सक्रियता श्रेणी कहलाती है। धातुओं को उनकी घटती हुई, धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में, धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी क्या कहलाती है, सक्रियता श्रेणी कहलाती है। आपको श्रेणी याद रखनी है। पहला आएगा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, उसके बाद आएगी जिंक, आयरन, लेड, फिर कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर और फिर गोल्ड।
ये है मध्यम क्रियाशील, ये मध्य क्रियाशील है, ये उच्च क्रियाशील है, और ये है निम्न क्रियाशील धातु, और ये है धातुओं की क्रियाशीलता का घटता क्रम। धातुओं की क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम। सबसे ऊपर आती है पोटेशियम, सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये बहुत सारी हैं। हमें बस ये दो याद रखनी है, पोटेशियम 3 या 4 याद रख लीजिए शुरुआत के। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बीच में जिंक और आयरन, उसके नीचे लेड। यहाँ हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन एक अधातु है, वो धातु नहीं है। उसको लिखा जो जाता था वो इसलिए लिखा जाता था कि इसके कारण क्या हो, हम इस हाइड्रोजन को यहां लिखने का यही औचित्य होता था कि इसके ऊपर वाले तो अधिक क्रियाशील है, इसके नीचे वाले कम क्रियाशील है। आपको ये नीचे वाले नहीं दिख रहे होंगे, तो मैं ऐसे करता हूं, उसको थोड़ा सा ऊपर बनाता हूं, ठीक है। कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, अब दिख रहा है, ठीक है। ये है निम्न क्रियाशील। वहां ना दिखे कोई बात नहीं, ये निम्न है। उच्च, मध्य, निम्न। सबसे कौन सा आएगा, पोटेशियम और सोडियम। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये उच्च क्रियाशील धातुएं हैं। उसके बाद मध्य में कौन सी है, जिंक, आयरन, लेड, जिंक, आयरन, लेड, जिंक, आयरन, लेड। इसके नीचे हाइड्रोजन अधातु है, वो धातु नहीं, वो गैस है। हाइड्रोजन गैस आता है, वो एक अधातु है, वो इसीलिए लगाई जाती थी या है। इससे ये पता लगता है कि इसके ऊपर वाले उच्च क्रियाशील और नीचे वाले निम्न है, हमने उसको छोड़ दिया। हमने फिर क्या कहा, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। इसका मतलब है कि जो सोना है वो इस प्रकृति में सबसे कम क्रियाशीलता रखता है, इसलिए सोना महंगा है और यह स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी पर पाई जाती है। तो अगर प्रश्न आ जाए, जो कि नहीं आता, जीके का नॉर्मल सा प्रश्न है कि इस पृथ्वी पर स्वतंत्र प्राप्त होने वाली धातु कौन सी है, या उसके साथ कोई और अदर प्रोडक्ट ना मिलता हो, ऐसी कौन सी धातु है, तो वो है गोल्ड, सोना, ठीक है। प्लेटिनम का जिक्र नहीं है, इसमें ध्यान रखना। तो हमने ये धातुओं का क्रम कर लिया, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये इसमें काम आएगा। सक्रिय श्रेणी किसमें काम आएगी, विस्थापन अभिक्रिया में। तो विस्थापन अभिक्रिया में समझाता हूं, देख लीजिए। एक उदाहरण लिखता हूं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, अभिक्रिया का निशान जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ये हुआ कैसे, ये बाद में देखेंगे, पहले रासायनिक इसकी परिभाषा देख लीजिए। वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा, अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा वह रासायनिक समीकरण या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा कम क्रियाशील तत्व को, कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से, उसके विलयन से विस्थापित कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर दिया जाता है, वह रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। पहले परिभाषा याद कर लीजिए, फिर समझा देते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर दिया जाता है, वह रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब इसको समझ लीजिए। जिंक एक तत्व है, कॉपर सल्फेट एक विलयन है,
परंतु कॉपर एक तत्व है। ध्यान से समझना, जितनी धातुएं हैं ये सारी तत्व ही कहलाती है इकलौती। जब उसके साथ कोई और जुड़ जाता है, कोई और प्रोडक्ट जुड़ जाता है तो उसका वो बोलते हैं विलयन। विलयन तो वैसे विल और विलाय का मिक्सचर होता है, ये बाद में कभी और बात करेंगे जब ये लेक्चर में आएगा। अभी तो आपको ये वर्डिंग याद रख लीजिए, अच्छा है। जहां आपको ऐसा मिल जाए इकलौता जिंक, मतलब जेड या इंग्लिश के दो वर्ड, एक बड़ा एक छोटा एक साथ मिल जाए तो वो तो है धातुएं तत्व है मतलब, और बाकी जो मिल जाए ज्यादा वो विलयन है। इसकी पहचान है शुरुआत में एक ऐसा और अंत में एक ऐसा आपको मिलेगा, देख लीजिए। अभी कारकों में एक ऐसी चीज मिलेगी जिसमें एक इंग्लिश का बड़ा और छोटा वर्ड, मतलब एक तत्व होगा और इधर भी एक तत्व होगा, इधर भी एक तत्व उधर भी एक तत्व, वह विस्थापन अभिक्रिया होगी। अब इसमें क्या जरूरत पड़ी वो पहले समझे, इतना ये तामझाम क्यों किया। जिंक देखो कहां आता है, ये रहा। कॉपर कहां है, ये रहा। अभी हमने बात क्या की थी, ये धातुओं की अभिक्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है। इसके अकॉर्डिंग कॉपर कम क्रियाशील है, परंतु जिंक उससे ज्यादा क्रियाशील है। इसमें ये दो ही देखने हैं, कॉपर से ज्यादा क्रियाशील कौन है, जिंक। तो जिंक क्या करता है, कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित करवा देता है। तो परिभाषा क्या बनी, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा, ये ज्यादा क्रियाशील तत्व है, अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से क्या कर दिया जाता है, विस्थापित, मतलब बाहर निकाल दिया जाता है। वह रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है, विस्थापन। क्या कहलाती है, विस्थापन। मैं ये अरेंज करता हूं, फिर देखना, वापिस से लिख दूंगा मैं, थोड़ा ध्यान से समझ लेना। देखो अब मैंने क्या लिया, मैंने लेड लिया और यहां पर कॉपर क्लोराइड दे दिया। ये कॉपर क्लोराइड है, ध्यान रखना। लेड शीशा जिसको बोलते हैं, सीसा बैटरियों में यूज होता है, और ये है कॉपर क्लोराइड। लेड और कॉपर क्लोराइड, इसकी अभिक्रिया करवानी है। देखो लेड कहां है, ये रहा, और कॉपर ये रहा। इसमें ज्यादा क्रियाशील कौन है, लेड। ज्यादा क्रियाशील कौन है, लेड। तो परिभाषा क्या थी, अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से क्या कर दिया जाता है, विस्थापित। अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से क्या कर देते हैं, विस्थापित, और स्वयं आकर जुड़ जाता है। लेड पिब्बी इस श्रेणी के अनुसार देखिए कहां है, ऊपर है, कॉपर से ऊपर है। ये श्रेणी याद होगी तभी आएगा ये। लेड कॉपर से ऊपर है, जो ऊपर होता है वो अधिक क्रियाशील है। ये घटता हुआ क्रम है ना, तो मतलब 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे करना है। तो लेड उससे ऊपर है तो वो अधिक क्रियाशील है। तो लेड कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर स्वयं जुड़ जाता है, इसलिए अभिक्रिया कहलाती है विस्थापन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से क्या कर दिया जाता है, विस्थापित। तो वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, सीधी सी बात है, विस्थापन कहलाएगी। एक और उदाहरण देख लीजिए, ठीक है, मैं लिख रहा हूं, एक मिनट। प्रश्न ये है कि यह अभिक्रिया संभव है या नहीं, लिखे। बोर्ड में प्रश्न ऐसे आता है, क्या यह अभिक्रिया संभव है, यदि हां तो क्यों, और यदि ना तो क्यों, और यदि संभव है तो इस रासायनिक अभिक्रिया का नाम दीजिए। तो आसान है, देख लीजिए। सक्रियता श्रेणी आप देखें, सबसे पहले ये एक धातु है, ये एक धातु। अब हम सक्रियता श्रेणी में देखेंगे कि जिंक कहां है और सोडियम कहां है। जिंक तो देख लीजिए दूसरे नंबर पर बैठा ऊपर से, और सॉरी सोडियम, और जिंक कहां है देख लीजिए तीसरा चौथा 5वें नंबर पर, ठीक है। अगर ऊपर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो नीचे से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। 7 पे हमारा जिंक है, 8 9 10, क्योंकि ये घटता क्रम है ना। 7 और 10, बड़ा कौन है, 10, 7 नहीं है, कौन है, 10। तो सीधी सी बात है, सोडियम अभिक्रिया करेगा, सोडियम जिंक को उसके विलयन से क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। क्या कर देगा, विस्थापित। मैंने बोला था ना, तत्व अधिक क्रियाशील तत्व के द्वारा कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से क्या कर दिया जाता है, विस्थापित। अब कई सोच रहे होंगे सर ये आपने पहले क्यों नहीं लिखा, ये बाद में वो कंफ्यूजन डालने के लिए हमेशा ऐसे लिख कर देता है।
ये तत्व है, ये विलयन है। तत्व अधिक क्रियाशील होगा तो विलयन में से कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देगा, विस्थापित, और स्वयं आकर जुड़ जाएगा। अब NaSO4 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि सोडियम के ऊपर होता है +1 और सल्फेट होता है SO4 -2, तो ये दो यहां और एक यहां, बन गया NaSO4, सॉरी Na2SO4। मैं थोड़ा इसको ना ऊपर करके आराम से लिख के देता हूं, कईयों को ये चीज कम समझ में आती है, मैं मानता हूं, क्योंकि है ये ऐसा। सोडियम Na+ होता है, सल्फेट SO4 -2 होता है, ये दो यहां आ गया और ये सोडियम के ऊपर कुछ नहीं है, इसका मतलब एक, तो Na कितनी बार है, 2 बार, और SO4 कितनी बार है, 1 बार, तो ये बन गया सोडियम सल्फेट। क्या बन गया, सोडियम सल्फेट। ये लो, तो अब एक और अभिक्रिया लिखते हैं, पहचानो हो रही है या नहीं, ये हो रही थी, ये विस्थापन थी, कैसे आपको मैंने समझा दिया। एक और उदाहरण लेते हैं, हम मान लेते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, मान लीजिए मेरे पास जिंक है और मेरे पास ये अभिक्रिया, कहते क्या ये अभिक्रिया संभव है, मुझे पता है जिंक और सोडियम का, जिंक 7वें पे, सोडियम 10वें पे, ये अभिक्रिया संभव ही नहीं है। क्यों, क्योंकि जिंक जो है वो तत्व है, परंतु वो सोडियम से क्या है, कम क्रियाशील है, सक्रियता श्रेणी के आधार पर। तो सक्रियता श्रेणी के आधार पर जिंक सोडियम से कम अभिक्रियाशील है, जिस कारण यह अभिक्रिया संभव नहीं है, यह अभिक्रिया संभव नहीं है। तो ऐसे आपको बोर्ड में बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, वैसे आसान है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं। इसमें 3 तरह के प्रश्न आते हैं। पहला तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, 2 उदाहरण दीजिए, एक उदाहरण देकर करवा लेगा। एक इस तरह का क्वेश्चन, क्या अभिक्रिया संभव है, यस रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए, इसकी अभिक्रिया लिखें, यदि हाँ तो क्यों, ना तो क्यों। बस एक और प्रश्न आता है, वो हिंदी में, वो देख लीजिए। इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आता है, मैं क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन ये है कि कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में, नीले रंग के विलयन में, प्रश्न क्या है, कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में जब लोहे की कील या आयरन के टुकड़े मिलाए जाते हैं, तो कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में जब लोहे की कील या आयरन के टुकड़े मिलाए जाते हैं, तो कॉपर सल्फेट के नीले रंग या नीला रंग, कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में जब लोहे की कील या आयरन के टुकड़े को मिलाते हैं या मिलाए जाते हैं, तो कॉपर सल्फेट के नीले रंग या कॉपर सल्फेट का नीला रंग क्यों समाप्त हो जाता है या मिट मेला हो जाता है। कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में जब लोहे की कील या आयरन के टुकड़े मिलाए जाते हैं, तो कॉपर सल्फेट का नीला रंग क्यों समाप्त हो जाता है या मिट मैला हो जाता है। तो सीधी सी बात है, देखिए इसने क्या बोला, कॉपर सल्फेट बोला ना, जो बोल रहा है वो लिख लीजिए, कॉपर सल्फेट CuSO4, डाल क्या रहा, लोहा या आयरन Fe होता है। अब आपको पता लगा कि सर ये एक तत्व है जी, ये भी एक तत्व है, मतलब ये दोनों धातु है, ये एक विलयन है और ये सिर्फ तत्व है धातु का। तो अब आप देख लीजिए आयरन कहां है और कॉपर कहां है, तो काउंटिंग करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे तो हमारा बैठा है कॉपर, फिफ्थ सिक्स्थ पे बैठा है आयरन, तो ज्यादा नंबर किसको मिलता है, आयरन को। तो सीधी सी बात है आयरन अधिक क्रियाशील है,
तो अधिक क्रियाशील तत्व क्या करेगा, कम क्रियाशील तत्व को विलयन से क्या कर देगा, बाहर, और खुद आकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। Fe+2 भी होता है, Fe+2 भी होता है, फेरस और फेरिक, Fe+2 फेरस, Fe+3 फेरिक हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान रखना भी, फेरिक और फेरस प्रॉब्लम पड़ जाएगी। तो यहाँ पर FeSO4 आएगा, क्या आएगा, FeSO4। कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में जब लोहे की कील मिलाई जाती है या आयरन के टुकड़े मिलाए जाते हैं तब क्या होता है, तो हम लिखेंगे उत्तर कि कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में जब लोहे के टुकड़े या कील को डाला जाता है तो आयरन अर्थात लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को उसके विलयन से क्या कर देता है, विस्थापित। अब कॉपर के कारण ही उसका विलयन का रंग नीला था, अब उस विलयन में कॉपर तो बचा ही नहीं, तो उसका नीला रंग क्या होगा, विलुप्त या समाप्त हो गया। इधर समाप्त या विलुप्त लिख लीजिए। या मिटमैला, क्योंकि आयरन का कलर ब्राउन होता है, हल्का ब्राउन या डार्क ब्राउन भी हो सकता है, इस कारण क्या होता है, उसका नीला रंग क्या हो जाता है, विलुप्त, या विलयन क्या हो जाता है, मिटमैला। कॉपर के कारण इसका रंग नीला था, अब इसमें कॉपर रहा ही नहीं, तो नीला रंग क्या हो गया, नीला विलुप्त हो गया, या ये कैसा होगा, मिटमैला हो गया। ठीक है दोनों, ध्यान है, समझ में आ गई चीजें, आसान थी। मैं एक बार फिर बता देता हूं, कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में जब लोहे की कील या आयरन के टुकड़े मिलाए जाते हैं तो कॉपर सल्फेट का नीला रंग क्यों विलुप्त हो जाता है या मिटमैला हो जाता है, समझाएं। तो सीधा सा है, आप सबसे पहले ये रासायनिक समीकरण देंगे, फिर लिखेंगे कि कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन में जैसे आयरन को मिलाया जाता है या लोहे की कील को मिलाया जाता है तब आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, जिस कारण उस विलयन का नीला रंग क्या हो जाता है, विलुप्त या समाप्त हो जाता है। अर्थात कॉपर सल्फेट का नीले रंग का विलयन विलुप्त हो जाता है और उसकी जगह क्या बन जाता है, आयरन सल्फेट बन जाता है, जिसके कारण उस विलयन का रंग क्या हो जाता है, मिटमैला हो जाता है। तो यही था विद्यार्थियों, आप समझ में आ गया होगा आपको, आसान चीज थी। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट है द्विविस्थापन, फोर्थ है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इजी है, उदाहरण लिखता हूं, NO3 सिल्वर नाइट्रेट क्या है, AgNO3 प्लस KCl पोटेशियम क्लोराइड। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड अभिक्रिया करके बनाते हैं सिल्वर क्लोराइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। मैं अब इसको समझा देता हूं, यह अभिक्रिया होती क्या है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य अणु, आयंस या परमाणुओं का आदान प्रदान होता है। वैसे तो आयंस का ही होता है, तो हम इसको ऐसे कर देते हैं, इसको मॉडर्नाइज कर देते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य ही आयनों का आदान प्रदान हो जाता है, वह रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है, द्विविस्थापन। अर्थात जो नया प्रोडक्ट बनता है वो अभिकारकों से ही बनता है। वैसे तो हर में यही होता है, पर फिर भी देख लीजिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य, वहां पे दिख रहा है ना आपको, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य अणुओं, परमाणुओं एवं आयनों का आदान प्रदान होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों, अणुओं, परमाणुओं का आदान प्रदान होता है।
वह रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ढंग से समझिए। देखें, अब देखें, AgNO3 से Ag लिया और KCl से Cl लिया, ये आपस में अभिक्रिया की और क्या बना दिया? AgCl। बचा क्या? NO3 और K, क्या बना दिया? KNO3। आसान तरीका। भी Ag और Cl, AgCl, K और NO3, KNO3। तो देखो अभिकारकों के मध्य आयंस का क्या हो गया? आदान प्रदान। तो वह रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। सीधी सी बात है। पहचान क्या है? दो उधर होंगे, दो इधर होंगे, वो सारी की सारी क्या होंगी? द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। क्या होंगी? द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। क्या होंगी विद्यार्थियों? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगर इसको ढंग से मॉडर्नाइज वे से समझा जाए तो जी सिल्वर नाइट्रेट में होता है सिल्वर प्लस और नाइट्रेट -1। पोटेशियम क्लोराइड में होता है K प्लस और Cl माइनस। आपके पास अधिकतर पहले प्लस होगा, दूसरा माइनस होगा। तो Ag प्लस और Cl माइनस आपस में जुड़ेंगे और बनाएंगे AgCl, जो कि ये रहा। K और NO3 बनाएंगे पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3। क्या बनाएंगे? KNO3। ये जो वे है सभी को नहीं करना। आपको एग्जाम में बस इतना ही पूछा जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको लिखना क्या? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। लिख दिया। उदाहरण लिखना है। क्या लिखोगे? AgNO3 प्लस KCl, उसके बाद AgCl प्लस KNO3, बस खत्म। इतना ही करना है और कुछ नहीं। उसी का एक पार्ट है द्विविस्थापन अभिक्रिया का, नाम है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ अवक्षेप प्राप्त होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ अवक्षेप का निर्माण होता है। या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ अवक्षेप का निर्माण होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, वह अभिक्रिया भी क्या कहलाती है? अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। ये अवक्षेप क्या होता है? कभी कभी क्या होता है, हम दो रासायनिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो एक ऐसा प्रोडक्ट मतलब उत्पाद प्राप्त होता है जो जल में घुलता नहीं है, सफेद कलर का होता है, जल में अविलय होता है, अर्थात वो तलहटी में जम जाता है या ऊपर तैरता रहता है, वो अवक्षेप कहलाता है। अवक्षेप क्या होता है? अभिक्रिया में ऐसा पदार्थ जो जल में अघुलनशील होता है या जल में अविलय होता है तथा श्वेत रंग का होता है, वह अवक्षेप कहलाता है। उदाहरण बहुत ही आसान है, देखो सोडियम सल्फेट के विलयन में, सुनते हैं ना, सोडियम सल्फेट के विलयन में बेरियम क्लोराइड BaCl2 मिलाने पर, सोडियम सल्फेट के विलयन में बेरियम क्लोराइड मिलाने पर, सोडियम सल्फेट के विलयन में जैसे आप बेरियम क्लोराइड मिला देते हो, सोडियम सल्फेट के विलयन में बेरियम क्लोराइड मिला देते हो, तो आपको प्राप्त होता है सबसे पहले BaSO4, बेरियम सल्फेट। क्या प्राप्त होता है? BaSO4, और साथ साथ बनता है NaCl, नमक। क्या बनता है? नमक। नमक तो है श्वेत रंग का जो घुल जाता है जल में, नमक घुलता है, परंतु बेरियम सल्फेट जो है, बेरियम सल्फेट ये भी श्वेत रंग का होता है परंतु ये जल में अघुलनशील होता है। तो ये अवक्षेप है। क्या है?
अवक्षेप मतलब अशुद्धि जो जल में घुलती नहीं है, तो वे पदार्थ जो श्वेत रंग के होते हैं तथा जल में अघुलनशील होते हैं अवक्षेप कहलाते हैं। और किसी रासायनिक अभिक्रिया में यदि अवक्षेप का निर्माण होता है तो वह क्या कहलाती है? अवक्षेपण अभिक्रिया। ये मैं यहां लिख देता हूं, साफ नहीं दिख रहा होगा, ऊपर लिख देता हूं थोड़ा। ये वाली चीज यहां लिख रहा हूं, ये वाली चीज है यहां लिख रहा हूं, BSO4 ये अवक्षेप है, अवक्षेप है। बहुत आसान है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ अवक्षेप का निर्माण हो या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है वह क्या कहलाती है? अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड अभिक्रिया करेंगे तो सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट प्राप्त होगा। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? अवक्षेपण। ये बुक में एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? शुरुआत से हमने दो ही पढ़े प्रकार, संयोजन वियोजन में थोड़ा सा अंतर देख लिया हमने, एक एक परिभाषा और एक एक उदाहरण, ये ही इसका अंतर है। उसके बाद हमने 3 समीकरण देखे और एक हिंदी का आराम से एक प्रश्न देखा जो पेपर में आ जाता है, जो मैंने करवाया था CaOH की ट्वाइस को CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में मिलाने पर क्या प्राप्त होता है। उसके बाद हमने बात की थी किसकी? विस्थापन अभिक्रिया की। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं हमने ये देखा, सक्रियता श्रेणी क्या उसके आधार पर समझे, तीनों प्रकार समझे हिंदी में भी, और 2 प्रश्न जो आते हैं वो भी पढ़ दिए। उसके बाद हमने पढ़े थे द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण पढ़ा, और द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं ये समझे, और उसी का एक पॉइंट था अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। यही ये लेसन आधा हो जाता है, अभी 2 लेक्चर और लगेंगे और ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। रुक जाइए, जाइए मत। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ध्यान रखना। और जैसे मैंने आपको कहा था कि क्लासेस कई अभी पेंडिंग पड़ी है, इंग्लिश की, मैथ की, जल्द ही स्टार्ट कर दी जाएंगी। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है परंतु हाँ जल्दी कर देंगे, और हम हिंदी की भी स्टार्ट कर देंगे। आपको उससे पहले एक दिन पहले बता दिया जाएगा। धन्यवाद।